हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पारी क्लासेस जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने संविधान के बारे में ही जाना। अभी भी इस चीज को कंटिन्यू रखते हुए संविधान के बारे में ही जानेंगे। आज की क्लास में हम सरकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो निश्चित अवधि में और निश्चित शासन पद्धति द्वारा शासन करते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्यों में न्याय नीति लागू होती है तथा राज्यों में राज शासन की नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। राज्य निरंतर बदलती हुई सरकारों द्वारा प्रशासित होता है। जैसे जैसे सरकारें बदलती हैं वैसे वैसे राज्य में कानूनी व्यवस्था भी बदलती है, लेकिन सभी संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। हर नई सरकार कानून बनाती है तथा उन पर नियंत्रण रखती है। हर नई सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो राजनीतिक व्यवस्था को संभालते हैं तथा उन पर नियंत्रण रखते हैं। राज्य के राजनीतिक फैसले सरकार ही लेती है। सरकार का कार्य नए कानून बनाना, पुराने कानूनों पर कार्य करना तथा झगड़ों में मध्यस्थता रखना है। ब्रिटेन जैसे देशों में सरकार वंशानुगत होती है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतांत्रिक देशों में संसदीय पद्धति को अपनाया जाता है, जिसमें राष्ट्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं तथा एक राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। किसी राज्य का मूर्त रूप ही सरकार कहलाती है। गार्नर के अनुसार सरकार वह मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, जो कि भारत का सर्वोच्च व्यक्ति है। भारतीय संघ के कार्यपालिका के प्रधान को ही राष्ट्रपति कहा जाता है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के 2 प्रधान होंगे, एक संवैधानिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है जो विदेशों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने वाला नागरिक भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। उसमें वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य के लिए अनिवार्य है। वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए तथा उसको न्यायपालिका द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी दीवानी या फौजदारी मामला नहीं होना चाहिए। यह थी राष्ट्रपति की कुछ सामान्य शक्तियाँ। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जैसे एक देश का प्रधान होता है, उसी तरह राष्ट्रपति एक देश का अध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का ही प्रयोग करता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों की निगरानी करता है ताकि वे राज्यों के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर कार्य करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। राष्ट्रपति का चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना जरूरी होता है। इससे ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से स्वतंत्र और प्रत्यक्ष रूप से जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह प्रधानमंत्री करता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालक होता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामलों में भी यही बात रहती है। अगर आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसी कोई काम नहीं है जो राष्ट्रपति नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास संपूर्ण शक्तियां होती हैं। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है।
सारे कानून तथा सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से जारी होती है। राष्ट्रपति के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों के लिए राजदूत आदि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत के राष्ट्र बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि राष्ट्रपति इन सभी अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह वापस मिल जाती है तो राष्ट्रपति बाध्य होता है उस कार्य को करने के लिए। इसी प्रकार संसद का कोई भी विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को रोक सकता है तथा संसद में पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर वो विधेयक दोबारा उसे मिल जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने पड़ते हैं। लेकिन अगर संसद द्वारा वह विधेयक दोबारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है हस्ताक्षर करने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई कार्य नहीं करता है, सब मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। एक कार्य तो राष्ट्रपति को अपने विवेक से करना चाहिए, जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगर कोई पार्टी चुनाव जीतती है, चाहे गठबंधन सरकार से चाहे अकेली सरकार से, कोई अगर बहुमत द्वारा जीतता है तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है उस पार्टी के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अगर किसी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बहुमत हासिल नहीं होता है, इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का काम लेता है तथा एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत हासिल कर सके या लोकसभा में अपने लिए बहुमत जुटा सके। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुने गए व्यक्ति को एक निश्चित समय देता है, उसके अंदर ही उसे लोकसभा में बहुमत हासिल करना होता है। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति की उपलब्धियां क्या क्या होती है। संसद ने 4 अगस्त 1998 में एक विधेयक पारित किया जिसमें राष्ट्रपति की उपलब्धियां 50,000 मासिक कर दी गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान दिया जाएगा तथा संसद द्वारा निर्धारित भत्ते सभी राष्ट्रपति को दिए जाएंगे। इनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी और फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति को पेंशन कितनी मिलती है। राष्ट्रपति की पेंशन में समय समय में वृद्धि की जाती है। अभी राष्ट्रपति की पेंशन 3 लाख रुपए वार्षिक है। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत किया जाता है तो पुनः राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। एक व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हो सकता है। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति की आय कितनी होती है। राष्ट्रपति की मासिक आय 5 लाख रुपए होती है। राष्ट्रपति को समय से पूर्व अपने पद से कैसे हटाया जाता है या राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में यह बात कही गई है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग पद्धति द्वारा हटाया जा सकता है। अभियोग चलाने के लिए अभियोग चलाने वाले संसद के सदन के सदस्यों की समस्त संख्या का 1/4 भाग के हस्ताक्षर होना जरूरी है। मतलब 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अभियोग चलाने के 14 दिन बाद तक अभियोग पर पुनर्विचार किया जाता है। अगर संसद के उस सदन में जिसमें अभियोग चलाया गया है उसमें 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो जाता है तो अभियोग को द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। अगर अभियोग द्वितीय सदन में भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को नोटिस मिल जाता है और 14 दिन के भीतर ही राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र नहीं देता है तो भी राष्ट्रपति को पदच्युत माना जाता है
तथा नए निर्वाचन की पद्धति को शुरू कर दिया जाता है। जब तक नए निर्वाचन नहीं हो जाते और राष्ट्रपति नया नहीं बन जाता, राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालता है। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति के कार्य या शक्ति या अधिकार क्या क्या है। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है, एक सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी संकटकालीन शक्ति। चलिए हम जानते हैं सामान्यकालीन शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं। सामान्यकालीन शक्तियों में प्रशासनिक शक्तियाँ आती हैं, विधायी शक्तियाँ आती हैं, वित्तीय शक्तियाँ आती हैं और विधायी क्षेत्र में कैसा प्रशासन होना चाहिए, ये सब राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में आती है। राष्ट्रपति की 3 संकटकालीन और महत्वपूर्ण संकटकालीन शक्तियाँ बताई गई हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और 11th-12th में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस बारे में हम जानते हैं। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संकट काल की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 352 में है, जो में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर उत्पन्न संकट की संकटकालीन शक्ति की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 356 में दी गई है। देश में वित्तीय संकट की संकटकालीन व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 360 में की गई है। ये राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ होती है, जिससे राष्ट्रपति किसी भी राज्य या देश पर संकट काल लगा सकता है, जिससे पूरे राष्ट्र या किसी एक राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी राष्ट्रपति के बारे में जानकारियाँ। अभी हम ये जान लेते हैं कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है तथा इनका कार्यकाल कितना है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, जिनका कार्य 25 जुलाई 2017 से अभी तक जारी है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने सरकार के अंगों के बारे में जाना तथा राष्ट्रपति के बारे में जाना। अगली क्लास में हम प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे और इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।